मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्यसभा लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। 29 दिसंबर को जारी अधिसूचना में कुल 235 पदों की भर्ती के लिए मध्य प्रदेश में आवेदन मंगाए गए हैं। अब तक हजारों छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अभी भी 10 फरवरी तक अंतिम डेट है इसका। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिन्हें आप सभी जानते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी कलेक्टर संपदा सर्राफ जी हैं। 2017 में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। वो इस समय सिंगरौली ज़िले में सेवाएं दे रही हैं और उनसे बात करने के लिए आज सिंगरौली की आवाज़ की टीम पहुंची हुई है उनके कार्यालय। आइए जानते हैं कि इस परीक्षा को लेकर के आखिर क्या कुछ रणनीति होगी और आने वाले समय में युवाओं के लिए भविष्य को लेकर के वो कैसी तैयारी करेंगे जिसको लेकर के वो परीक्षा में सफल हो सकते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे बताइए, युवाओं को बताइए जो हमेशा से तैयारी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी में चूक रह जाती है। क्योंकि आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो जाहिर सी बात है आप युवाओं की रोल मॉडल भी है, तो कैसी तैयारी होनी चाहिए? सभी को नमस्कार और थैंक यू कि आपने मुझे इस शो पर आमंत्रित किया। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा जो है ये आज से नहीं, बहुत ही लंबे समय से सभी युवाओं की सर्विस देने की पहली चॉइस रहती है। और सिविल सेवा की परीक्षा का एक जो चार्म है या अट्रैक्शन है वो अलग है। लोगों के कारण अलग अलग होते हैं कि किन कारणों से वो इन सेवाओं को चुनते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा हमेशा जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे अपील रहती है कि अगर आप सिविल सेवाओं के प्रति आकृष्ट हैं तो अपना मोटिवेशन सही रखिए। सिर्फ एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करना आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आपकी इस जॉब से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनके निराकरण के लिए प्रयास करना, ये अपने आप में एक बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ होती है। लेकिन ये आपका समय, एनर्जी और प्रयास बहुत ज़्यादा मांगती है। तो जॉब में आने के बाद भी आप मोटिवेटेड रहें अपने जॉब के लिए अगले 30-40 सालों तक, तभी आपको ये सेवा चुननी चाहिए और उसी प्रकार से मोटिवेटेड होना चाहिए। क्योंकि सैलरी हो गए, पर्क्स हो गए, पोजीशन हो गया, ये दूसरे भी कई जॉब्स में मिल जाते हैं। लेकिन जो जनता का डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी वाला जो बिंदु है वो इस सिविल सेवा का चार्म होता है। हजारों छात्र परीक्षा के लिए लगातार मेहनत करते हैं और रणनीति बनाते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, जाहिर सी बात है कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं निराशा कभी लगी रही होगी। वो उस टाइम पर, उस पीरियड्स में आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पा रही थी और रणनीति क्या होगी जो आने वाले युवा परीक्षा देंगे एग्जाम में? देखिए, जो अगर हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षाओं की बात करें, ये 3 चरणों में होती है। जिस तरह से केंद्रीय सिविल सर्विस यूपीएससी होते हैं, उसी पैटर्न पर ये परीक्षा होती है। पहले प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, पूरा 1 साल का लंबा प्रोसेस होता है। जाहिर सी बात है कि इतने लंबे प्रोसेस में आपको निराशा कभी ना कभी टच करती है। मेरे साथ थोड़ा सा मुझे जो लगता है, जो मेरे एडवांटेज में प्ले किया था वो ये था कि मैंने कॉलेज के साथ ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन है मेरा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से। इसके 3rd ईयर में मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी और लगभग 1.5-2 साल मैंने तैयारी करी और फाइनल ईयर के जस्ट बाद मतलब मैंने प्रीलिम्स के लिए अपियर हो गई थी और उसमें क्लियर हो गया। तो दैट इज़ वाई ये जो एक गैप वाला पीरियड होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये मैंने मतलब क्योंकि जल्दी तैयारी शुरू करने के कारण ये चीज़ नहीं आई थी सामने। बट ग्रेजुएशन के बाद भी 1 साल की लंबी प्रोसेस थी। तब जब दूसरे दोस्तों को देखते थे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनका एक फेज है ऑलरेडी, वो मतलब पढ़ाई वाली उससे निकलकर एक इंडिपेंडेंट लाइफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं चुन लिया, मैं अभी भी सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ और दूसरे लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ये आपको नहीं अपने मन में आने देना है। आपको ये बिलीव करना है कि मैंने जो राह चुनी है वो डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन मैम इसी राह में तो भटकाव आ जाते हैं ना। जो राह चुनी है आपने कहा कि आपका लक्ष्य एकदम क्लियर था, लेकिन आज के युवाओं में ये हो गया कि कभी अगर 4 दिन वो लगातार प्रयास करते हैं, अगर वो फेल हुए, लगता नहीं ये भी हम कर लेते हैं, इसको छोड़ो वो भी कर लेते हैं। ऐसे में भटकाव होता है। आप मानते हैं कि इस तरह से इसको मतलब फोकस्ड रहने के लिए क्या करना होगा? मैं वही कह रही हूँ कि अगर ऐसा लगता है, आपको निराशा आती है, डिप्रेशन आता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं,
आप उसके उस रोड के एंड वाला जो रिजल्ट है उस पर अपनी नज़र रखें कि आज को जब आप क्लियर करते हैं तो फिर पहली चीज़ तो जो आप मन का जॉब चाहते हो आपको वो मिलेगा, वो लाइफ मिलेगी। आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, आप समाज को कितना गौरवान्वित करेंगे। अपना मोटिवेशन जो भी है आपका मोटिवेशन उसको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स थे और ये जॉब की प्रोफाइल थी, किस तरह से हम जो काम करना चाहते हैं कि व्यवस्थाएं सही हों, अच्छे से हम उसको मैनेज करके चलें, जो सरकारी योजनाएं हैं उसके अनुसार वो मेरे मोटिवेशन रहते थे। तो उसके लिए मैं ये नहीं सोचती थी कि क्या उसका रिजल्ट होगा क्या होगा, मुझे बस ये पता था कि मेरी ड्यूटी है कि इतना पढ़ना है, इतना कवर करना है और अच्छे से एग्जाम देना है, ये मेरा दायित्व है। कैसी तैयारी होती है और कितने घंटे पर पढ़ाई करती थी आप, थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखिए मेरी कॉलेज के साथ क्योंकि तैयारी थी तो 4 से ज़्यादा घंटे मैं नहीं दे पाती थी न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा। न्यूज़पेपर रीडिंग भी अपने आप में 1 से 2 घंटे की होती है। न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा 4 घंटे आप मान लीजिए, तो लगभग 6 घंटे की डेली की स्टडीज़ आपको एटलीस्ट करनी पड़ेगी। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए काफ़ी वो सोचते हैं कि हिंदी मीडियम का छात्र जो है वो काफ़ी उससे दूर है इस एग्जाम के लिए, कैसा भ्रम है, ये मानते हैं? देखिए मैं एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी, परंतु अगर हम MBBSC की बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के छात्र एक डिसएडवांटेज पे रहते हैं, क्योंकि जब से ये परीक्षा हो रही है, क्योंकि MP एक हिंदी भाषा क्षेत्र है, तो हिंदी के जो कैंडिडेट्स थे वो हमेशा से ज़्यादा अपीयर होते थे। इसलिए अगर आप सन 1990-2000 से आप जितना भी स्टडी मटेरियल उठा लें सब कुछ हिंदी में मिलता है। इवन आज तक मतलब 2021 तक भी इंग्लिश मीडियम के बहुत अच्छे कंटेंट या सोर्सेज नहीं आ पाए हैं मार्केट में। तो दैट इज़ वाई इंग्लिश मीडियम के छात्र सोर्स के मामले में कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे ही रहते हैं। मैंने भी अपनी तैयारी हिंदी मीडियम की बुक्स को ट्रांसलेट कर करके उससे कंटेंट निकाल कर मैंने इंग्लिश में तैयारी करी। तो अगर हिंदी मीडियम के छात्रों को ये लगता है कि वो डिसएडवांटेज पे है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिलेक्शन लिस्ट भी उठा लीजिए आपको हिंदी मीडियम के भी पर्याप्त छात्र मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम के भी मतलब अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे आने लगे हैं, बट ट्रेडिशनली हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे। तो किताबों की बात करें सोर्सेज की, जैसे कि आप लगातार लाइव में भी आके बोलते रहते, तो कौन सा ऐसे किताबें होनी चाहिए कि जिससे वो उसी किताबों पर नज़र रखे, और इसके अलावा इंटरनेट का कैसे उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का लाभ भी है और हानि भी, मतलब किस तरीके से वो यूज़ करे तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो? देखिए बुक्स के मामले में स्टूडेंट्स को ये एडवाइस रहती है मेरी, एक बुक रखिए अपनी सोर्स बुक और एक बुक रखिए अपनी सप्लीमेंट्री बुक हर सब्जेक्ट में। अभी इंटरनेट के कारण प्रॉब्लम भी है और डिसएडवांटेज भी है, प्रॉब्लम भी है और एडवांटेज भी है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज हो गए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स और पोर्टल्स हैं जो अपने अपने PDF, अपनी जानकारी, अपने क्वेश्चन, अनावश्यक जानकारी भी आ रही है, अनावश्यक बहुत सारा आता है। तो उसमें से भी 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, आप दूसरों के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे सजेशन, उनके जो वीडियोस होते हैं उससे लीजिए, और उसके बाद अपने सोर्स निश्चित कर लीजिए कि अगर आप किसी पोर्टल को या वेबसाइट को करंट अफेयर्स के लिए भी फॉलो करोगे तो कौन सी वो रहेगी। आप बताइए अपना कौन सा सोर्स से आप उपयोग करते हैं? देखिए मैं NCERT बुक्स मैंने पढ़ी रखी थी, क्योंकि मेरी तैयारी का ड्यूरेशन 1.5-2 साल हो गया था। उसी से बनता है। हाँ, बेस मैंने NCERT से शुरू किया था, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं कुछ, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, आपकी ज्योग्राफी के लिए NCERTs पर्याप्त होती हैं, इकोनॉमी के लिए भी NCERTs और रमेश सिंह, और आपका ऐसे 5-6 आपकी मतलब हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक और मैक्सिमम एक कॉम्प्लीमेंट्री बुक, ये सारी मैंने बुक लिस्ट कई बार बच्चों से शेयर की हुई है। तो ऐसी ये बुक लिस्ट रहती थी मेरी। डेली द हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग होती थी, और करंट अफेयर्स के लिए जैसे जब MPPSC की प्रीलिम्स आने वाला रहता था तब मैं मैगजीन वगैरह, घटना चक्र हो गई या प्रतियोगिता दर्पण हो गई, तब मैं उसको ईयरली वाली जो मैगजीन रहती है, दो मैगजीन इनफ है पढ़ने के लिए। हाँ, घटना चक्र मध्य प्रदेश के लिए और प्रतियोगिता दर्पण के जो आगे के पेजेस रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए, ये सफिशिएंट है। बाकी आप अगर डेली इसको कंसिस्टेंटली करोगे इन सब चीज़ों को तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हो। प्रीलिम्स के लगभग 2 महीना पहले आपको डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए ओरिएंट होना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ पढ़ाई करना चाहिए उसके लिए? देखिए जैसे अभी हम बात करें तो अप्रैल में आपका 2020 का प्रीलिम्स है। अब अगर अभी कुछ बच्चे न्यू स्टार्ट कर रहे हैं
तो उनको मेरा सजेशन है, अगर आप प्री में अपियर होना चाहते हो तो अभी मेंस को साथ में लेके नहीं चल सकते हो, अभी आपको प्री को करना पड़ेगा, है ना, कि किसी भी तरह प्री निकल जाए, फिर 2-3 महीने में हम मेंस कर लेंगे। लेकिन अगर जो बच्चे 2021 को टारगेट कर रहे हैं, जो अगस्त में एग्जाम है, तो उनके लिए मेरा सजेशन है प्री और मेंस को साथ में लेके चलें और फिर एग्जाम के 1 महीना पहले ओनली प्रीलिम्स पे टारगेट करें। तो आइडियल स्ट्रैटेजी तो रहती है कि दोनों को साथ में लेके ही चलना पड़ता है। अभी तक आपने जैसे कि 2017 के बाद ट्रेनिंग भी की होगी, इसके बाद कहाँ पोस्टिंग हुई और कौन से ऐसे काम हैं जहाँ आपको काम करके अच्छा लगा? देखिए, सिंगरौली जिले में मेरी पहली पदस्थापना है जी, और यहीं से मैंने अपना जो कार्य है ये स्टार्ट किया है। तो सिंगरौली एजुकेशन में बहुत ही आप देखें कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी पिछले पन्नों में सिंगरौली जिला आता है, तो एजुकेशन के लिए कैसे बदलाव होगा, यहाँ क्या होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन के मामले में यहाँ पे मुझे लगता है प्रयास तो किए जा रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी है सिंगरौली, और कई सारे यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, कंपनीज हैं, एनटीपीसी, एनसीएल, इनके सीएसआर के तहत भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपके आंगनवाड़ीज में, प्राइमरी स्कूल्स में जो ड्यूअल डेस्क प्रोवाइड की गई है, मल्टीपल प्रयास अभी किए जा रहे हैं। टीचर्स हमने इंटर्नशिप दी थी, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसमें हमने आउटसोर्स से टीचर्स को नियुक्त किया था। इससे कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का यहाँ पर जिस तरह से हम मालवा क्षेत्र में या महाकौशल क्षेत्र में जिस तरह का रुझान देखते हैं, वो यहाँ पर निश्चित तौर पर मैंने देखा है कि उसकी कमी है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कांस्टेबल भर्ती के लिए भी हमने निःशुल्क कोचिंग करी है, उससे हमको ये समझ में आया है कि अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाए बच्चों को तो हमारे पास हमें युवा मिल रहे हैं। जैसे 300-500 मतलब कम से कम हम लोग के पास 500-600 फॉर्म्स आए हैं कांस्टेबल भर्ती के लिए। तो अगर अच्छी तरह से पुश किया जाए और यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे लोग जुड़ के कुछ ऐसा हम चालू करें, तो फिर निश्चित तौर पर यहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करके प्रशासनिक सेवाओं में, दूसरी सरकारी सेवाओं में भेजा जा सकता है। और आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि कहाँ से स्कूलिंग हुई, इसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ की है, शुरुआती दौर? देखिए, मैं जबलपुर ज़िले में मेरा घर है और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल सदर में है, वहाँ से मैंने 12th तक पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट किया था, तो उसमें मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 2016 में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। 2016 में मैं अपियर हुई थी और उसमें मैं डीएसपी पोस्ट पे सिलेक्ट हुई थी। लगे हाथ ही इसके रिजल्ट के पहले 2017 का भी एग्जाम हो गया था, तो दोनों ही रिजल्ट्स 2-3 महीने के अंतर पे आए थे और उसमें फिर मेरा डेप्यूटी कलेक्टर में सिलेक्शन। एमपीपीएससी में प्रथम स्थान आया था, आपको लग रहा था कि प्रथम स्थान आएगा पहले से, कुछ ऐसा लगा था? नहीं, देखिए, ऐसा एक कॉन्फिडेंस ये रहता है कि हाँ पेपर अच्छे गए हैं, सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो सकता है, बट फर्स्ट रैंक का कल्पना तो मतलब वो कल्पना ही रहती है जब तक वो सच ना हो जाए। तो मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मतलब एक बार मैं ज़रूर ऐसे बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रही थी कि संपदा सराफ रैंक 1, और मतलब मुश्किल से 10-15 दिन खुद से ही कल्पना कर रहे थे, और मुश्किल से 10-15 दिन पहले रिजल्ट के, और ऐसा सहयोग बोले या फिर जो एक पावर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो या विजुअलाइज कर सकते हो, अगर अपने आप को आप उस जगह पे विजुअलाइज कर सकते हो, आप जैसे आप बता रहे थे कि जैसे कोई निराशा हो तो आप उस जगह पर रखिए अपने आप को, समझिए कि हम अचीवमेंट हासिल करने के बाद आखिर कैसा रहेगा, यही मोटिवेशन का एक उदाहरण है। और दूसरी चीज़, अगर जो लोग 2-3 साल से 4 साल से लगे भी हैं और नहीं हो पाता है तो भी निराश नहीं होना है। आपको ये मानना है कि एक एग्जाम है, आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं हो रही है, तो एक एग्जाम के बेसिस पे आप सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल नहीं होते हैं। सफलता के कई पैमाने होते हैं। बहुत लोग सक्सेस पाने के बाद भी खुश नहीं रहते हैं और बहुत लोग दूसरा रास्ता चुनकर दूसरे किसी और रास्ते पे, टोटली डिफरेंट रास्ते पे जाके तैयारी छोड़कर वो लोग बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत हैप्पी रहते हैं। तो इसीलिए अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, एक पॉजिटिव मन से तैयारी करिए, निराशा को मत आने दीजिए और असफलता से डरिए मत। ये सोचिए कि और कौन से दूसरे रास्ते आपके लिए खुले हो सकते हैं।
तो ये थी डिप्टी कलेक्टर संपदा सराफ, जिनसे हम बात किए कि उन्होंने सफलता के मार्ग दिखाए कि आखिर उन्होंने कैसी तैयारियां की थी। 2017 में प्रथम स्थान उनका आया था। निश्चित रूप से इनकी बातों से अगर युवा जो देख रहे हैं, अगर वो भी प्रेरणा अगर उनको मिलता है तो वो ज़रूर इनकी बातों को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्हें भी सफलता मिल सकती है। तो आने वाले समय में अब 2021 का एग्ज़ाम भी अप्रैल में होगा, प्री होगा, इसके बाद मेंस होंगे। तो तमाम छात्र जो हज़ारों छात्र हमें देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से ये मैम जो लगातार रोल मॉडल है युवाओं के लिए, उनका अगर मार्गदर्शन अगर उनका लेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं सफलता अर्जित होगी। कैमरामैन दीपक के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।